निवारण, या जिसे हम कहते हैं डिटेरेंस, ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमें बार बार सुनाई देता है ना? खासकर तब जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है। पर इसका मतलब सिर्फ पीछे हटना नहीं है। ये असल में धमकी, साइकोलॉजी और पावर प्ले की एक बहुत ही पेचीदा कला है। तो चलिए आज इसी कला के रहस्यों को थोड़ा खोलकर देखते हैं। इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये निवारण है क्या, इसकी सीधी सरल परिभाषा क्या है। फिर देखेंगे कि इसकी 2 अलग-अलग शक्लें कौन सी होती हैं। उसके बाद नेताओं के फैसलों से जुड़ी एक मजेदार पहेली को सुलझाएंगे और आखिर में उस विरोधाभास को समझेंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये निवारण चीज क्या है? देखिए, अगर इसे बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें तो निवारण का मतलब है किसी को कोई काम करने से रोकना। बस इतना ही। ये एक बहुत ही बेसिक आइडिया है। और ये रोक कैसे लगाई जाती है? परिणामों का डर दिखाकर। मतलब ये कहने जैसा है कि देखो, अगर तुमने ये कदम उठाया तो जवाब में जो होगा वो तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल दबाव का खेल है। पॉलिटिकल साइंस में इसकी एक अच्छी खासी परिभाषा है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो एक संभावित हमलावर के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश करती है कि हमला करने से जो भी फायदा मिलेगा ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान जवाबी कार्रवाई में झेलना पड़ेगा। ये सब कुछ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर टिका है। अब यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर तरह का निवारण एक जैसा नहीं होता। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे 2 मुख्य किस्मों में बांटते हैं, और ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। पहला है तात्कालिक निवारण। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 लोगों में लड़ाई होने ही वाली है और एक कहता है एक कदम और आगे बढ़ाया तो ठीक नहीं होगा। यहां धमकी एकदम सीधी है, साफ है और तुरंत के लिए है। दूसरी तरफ है सामान्य निवारण। ये 2 दुश्मन देशों के बीच की रोज की स्थिति है। यहां अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि एक परमानेंट मिलिट्री तैयारी है और एक खुला संदेश है कि हम पर हमला करने की सोचना भी मत। अच्छा, तो ये जो तात्कालिक निवारण है ना, इसके सफल होने के लिए 4 बातें होना बहुत जरूरी हैं। पहली, देश ए सच में हमला करने का मन बना रहा हो। दूसरी, देश बी को इसकी भनक लग जाए। तीसरी, देश बी पलटकर धमकी दे कि हम भी जवाब देंगे। और चौथी और सबसे जरूरी कि देश ए सिर्फ और सिर्फ उसी धमकी के वजह से रुक जाए। अब असल दुनिया में ये बहुत मुश्किल है, मतलब लगभग नामुमकिन। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा देश असल में क्या सोच रहा था, और वो रुका तो क्यों रुका? क्या वो सच में हमारी धमकी से डर गया या फिर उसकी कोई और मजबूरी थी? इसके मुकाबले सामान्य निवारण कहीं ज्यादा फैला हुआ है। ये दुश्मनों के बीच एक परमानेंट टेंशन के फील्ड जैसा है। दोनों साइड्स को पता है कि अगर मौका मिला तो दूसरा हमला कर सकता है, इसलिए वो लगातार अपनी मिलिट्री ताकत बनाए रखते हैं। इसका लक्ष्य किसी बड़े संकट को पैदा होने का मौका ही नहीं देना है। और यहीं से हम एक बहुत बड़ी चुनौती पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं तर्कसंगतता की पहेली। सवाल यह है कि क्या यह पूरा सिद्धांत इस धारणा पर टिका है कि देशों के नेता हमेशा एकदम तार्किक, बिना किसी इमोशन के एक कंप्यूटर की तरह हर फैसले के नफे नुकसान का हिसाब लगाते हैं? देखिए, जो क्लासिकल थ्योरी है वो काफी हद तक रैशनल एक्टर के मॉडल पे चलती है। ये मॉडल मानता है कि एक देश हमेशा अपने हित में सबसे लॉजिकल फैसला ही लेगा, सारी जानकारी को एनालाइज करने के बाद। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? पैट्रिक मॉर्गन यहां एक ज्यादा हकीकत के करीब बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नेता कोई लॉजिकल कंप्यूटर नहीं, बल्कि समझदार इंसान होते हैं। और एक समझदार लीडर सिर्फ नफे नुकसान नहीं तौलता, वो ये भी सोचता है कि हो सकता है मेरे पास पूरी जानकारी ना हो, हालात कभी भी बदल सकते हैं और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या कर बैठे। मतलब डर, शक और रिस्क भी उनके फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। और ये अनिश्चितता, ये शक हमें हमारे आखिरी और सबसे विस्फोटक टॉपिक पर ले आता है, परमाणु विरोधाभास। न्यूक्लियर हथियारों ने ना इस हिसाब किताब को एक तरह से बहुत आसान बना दिया। क्यों? क्योंकि जब जवाबी हमले में पूरे के पूरे समाज के खत्म हो जाने का खतरा हो, तो फिर हमले से मिलने वाला कोई भी फायदा उसके सामने एकदम छोटा, बिल्कुल बेकार लगने लगता है। कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि कोई भी समझदार लीडर ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। इसने निवारण की थ्योरी को और भी मजबूत बना दिया। पर यहीं पर एक बहुत गहरा विरोधाभास छिपा है। वो हथियार और वो रणनीतियां जो निवारण के लिए बनाई गई हैं, वही खुद उकसावे की वजह बन सकती हैं।
मतलब आपकी डिफेंस की तैयारी आपके दुश्मन को हमले की तैयारी लग सकती है, जिससे वो खुद को और मजबूत करने लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो इन दो मॉडलों में साफ दिखता है। निवारक मॉडल कहता है ताकतवर दिखो, धमकी दो और शांति बनी रहेगी। लेकिन सर्पिल मॉडल ठीक इसका उल्टा कहता है। वो चेतावनी देता है कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी धमकियां तुम्हारे दुश्मन में डर पैदा करेंगी, फिर वो भी हथियार बढ़ाएगा, और ये डर और अविश्वास का जो चक्र है, ये घूमते घूमते आखिर में जंग की तरफ ही ले जाएगा। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। वैसे ये सारी गहरी बातें और विश्लेषण पैट्रिक एम मॉर्गन की किताब डिटरेंस अ कंसेप्चुअल एनालिसिस से लिया गया है, जो इस विषय पर एक बहुत ही अहम काम माना जाता है। तो हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर दुनिया की शांति एक ऐसी रणनीति पर टिकी है जिसमें धमकियों का इस्तेमाल होता है और वही धमकियां अनजाने में जंग को भड़का भी सकती हैं, तो फिर ये शांति असल में कितनी नाजुक है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है जितना शीत युद्ध के दिनों में रखता था।